हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो सारे स्टूडेंट। मैं सोनी भारद्वाज आप लोगों के सामने फिर से हिस्ट्री का नया टॉपिक लेके तो देखिए, लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, एक बार उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास को। तो लास्ट क्लास के अंदर हमने पढ़ा था दिल्ली सल्तनत के बारे में। आप पढ़ रहे थे इंडियन हिस्ट्री के मेडिवल हिस्ट्री के अंदर दिल्ली सल्तनत के बारे में। और आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं मुगल डायनेस्टी के बारे में, मुगल वंश के बारे में। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे मुगल वंश, मुगल डायनेस्टी। आपके एचएसएससी का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा ये, ठीक है। तो इसको बिल्कुल बारीकी से अच्छे से पढ़ने वाले हो। आज की शुरुआत करेंगे मुगल वंश से। हाँ, तो देखिए हम स्टार्ट करने वाले हैं मुगल डायनेस्टी के बारे में, मुगल वंश के बारे में। तो मैं एक बार लिख देता हूँ। हाँ, स्टार्ट कर देते हैं। मुगल डायनेस्टी, मुगल वंश। मुगल वंश जिसको आप पढ़ने वाले हो कहाँ से कहाँ तक, 1526 से, जिसको आप पढ़ने वाले हो 1526 से लेकर मुगल वंश को कंटिन्यूसली 1857 तक। तो ये होगा आप लोगों का मुगल वंश 1526 से लेकर 1857 तक। हम इसे कंटिन्यूसली पढ़ने वाले हैं। तो देखिए 1526 से लेकर 1857 तक पढ़ेंगे हम मुगल डायनेस्टी को, मुगल वंश को। इसमें हम सबसे पहले किसको पढ़ेंगे, तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं बाबर के बारे में। तो मैं लिख देता हूं, इसमें हम सबसे पहले शुरुआत करने वाले हैं बाबर की। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे बाबर को, और बाबर को हम पढ़ेंगे 1526 से लेकर 1530 तक। तो 1526 से लेकर 1530 तक हम पढ़ने वाले हैं बाबर के बारे में। तो देखिए, तो बाबर में हम क्या पढ़ते हैं, तो हम बाबर की शुरुआत करते हैं सबसे पहले बाबर का जन्म। तो हम पढ़ते हैं बाबर का जन्म। तो बात है 1500। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बाबर का जन्म। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को फरगना में हुआ था। और ये फरगना आज उज्बेकिस्तान में है। उस समय ये कहाँ पड़ता था, तुर्की में पड़ता था। तो हम पढ़ते हैं आज उज्बेकिस्तान में है, उस समय ये कहाँ पड़ता था, तुर्की के अंदर पड़ता था। तो हम पढ़ते हैं बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को फरगना यानी कि तुर्की के अंदर हुआ था। इसके बाद हम पढ़ते हैं बाबर के बचपन का नाम। तो हम पढ़ते हैं बाबर के बचपन का नाम। बाबर के बचपन का नाम, बाबर के बचपन का नाम जहरुद्दीन था। तो हम पढ़ते हैं बाबर के बचपन का नाम जहरुद्दीन था। इसके बाद हम पढ़ते हैं बाबर की फैमिली के बारे में जानते हैं। बाबर के पिता का नाम, तो आपको याद रखना है बाबर के पिता का नाम। बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था। बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था। इसके बाद हम पढ़ते हैं जो कि फरगना के एक शासक थे, या फरगना रियासत के शासक थे। हाँ, इसमें आपको ये याद रखना है जो ये उमर शेख मिर्जा हैं, ये तैमूर लंग के, ये तैमूर लंग के 5वें वंशज थे। तैमूर लंग के 5वें वंशज थे। तो आपको याद रखना है ये तैमूर लंग के 5वें वंशज थे। इसके बाद हम लिखते हैं इनकी माता का नाम। इनकी माता का नाम कुतलुग निगार बेग खानम था। कुतलुग निगार बेग खानम था, ये इनकी माता का नाम था। तो हम पढ़ते हैं इनकी माता का नाम कुतलुग निगार बेग खानम था। बेग खानम। तो देखिए मैंने बोर्ड पे लिखा है इनकी माता का नाम। अब देखिए इसकी माता के नाम के पीछे मैं एक लाइन और लिखता हूं, ये चंगेज खां की, ये चंगेज खां की
ये चंगेज खां की 14th वंशज थी, 14th वंशज थी। ये चंगेज खां की 14th वंशज थी। अब गौर से सुन लीजिए मैंने बोर्ड पे क्या लिखा है, ये इसको एक बार समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए मैंने बोर्ड पे लिखा बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी को फरगना में हुआ था, जो आज प्रेजेंट में उज्बेकिस्तान में है, और उस समय कहाँ पड़ता था, तुर्की के अंदर। बाबर के बचपन का नाम यानी कि बाबर का जो चाइल्डहुड नेम था, ये चाइल्डहुड नेम जहरुद्दीन बाबर था या जहरुद्दीन था। इसके बाद हम पढ़ते हैं बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था, जो कि फरगना के एक रियासत के शासक थे। उसके बाद लिखा है मैंने तैमूर लंग के वंशज थे। इसकी माता का नाम कुतलुग निगार बेगम, जो चंगेज खां के वंशज थे। तो यहां से हमें यह पता चलता है, आपको प्रीवियस क्लास में मैं ये पढ़ा के गया था, एशिया के 2 करूर और एशिया के 2 महान ताकतवर शासकों का नाम चंगेज खां और तैमूर लंग था। और देखने की बात यह है, बाबर के रगों में दोनों का खून था, यानी पैटर्नली साइड से, पिता की साइड से तो बाबर तैमूर लंग का वंशज था, और मैटरनली साइड से, माता की साइड से, ये किसका वंशज था, चंगेज खां का वंशज था। तो आप ये बोल सकते हो सर, बाबर की रगों में एशिया के 2 महान शासकों का खून था, इसलिए बाबर ने अपने फर्स्ट टाइम में अटैक किया इंडिया पे, और इंडिया को, दिल्ली सल्तनत को डिस्ट्रॉय करके उसने एक बड़े वंश की स्थापना कर दी, जो इतिहास के सबसे बड़े वंश की स्थापना की थी, जिसका नाम था मुगल वंश, यानी कि मुगल डायनेस्टी। इसके बाद हम पढ़ते हैं बाबर की पत्नी का नाम। बाबर की पत्नी का नाम माहम बेगम था। बाबर की पत्नी का नाम माहम बेगम था। तो हम पढ़ते हैं बाबर की पत्नी का नाम माहम बेगम था। इसके बाद हम पढ़ते हैं बाबर के पुत्रों का नाम। बाबर के पुत्रों का नाम, इसके पुत्र का नाम था हुमायूं, लगभग ये नाम तो सभी को पता होगा, हुमायूं, कामरान, अस्करी, हिंदाल। अस्करी, हिंदाल। तो हम पढ़ते हैं इसके पुत्रों का नाम था हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। ये 4 बेटे थे किसके, बाबर के। तो ये सारा का सारा बाबर का राशन कार्ड था। इसके बाद हम इसे आगे कंटिन्यू करते हैं, बाबर कैसे कैसे इंडिया के अंदर आया, कैसे कैसे बाबर ने स्ट्रगल किया। तो देखिए आगे कंटिन्यू करते हैं बाबर को। तो हम बाबर के अंदर पढ़ते हैं, बात है 1494 की। तो हम पढ़ते हैं बात है 1494 की। 1494 में बाबर के पिता की डेथ हुई, बाबर के पिता की मृत्यु हुई, इनकी डेथ हुई। डेथ के बाद ये बताया जाता है लगभग 11 वर्ष की उम्र में ये फरगना का शासक बन गया था। अपने पिता के मरते ही ये महज 11 साल की उम्र में, 11 वर्ष की अल्पायु में ये फरगना का राजा बन गया, यानी अपने पिता के मरते ही फरगना का शासक बन गया, ये फरगना का शासक बना। तो हम पढ़ते हैं महज 11 साल की उम्र में ये फरगना का शासक बन गया था। इसके बाद क्या हुआ, देखिए जैसे ही ये फरगना के अंदर शासक बना तो फरगना ने उज्बेकों ने अटैक कर दिया और बाबर को यहां से भागने से मजबूर कर दिया। और बाबर ने भाग के कहां गया, अपने तैमूरलंग की राजधानी समरकंद में, और वहां पे जाके शासन किया, यानी बाबर यहां सक्सेस नहीं हो पाया। तो हम यहां पढ़ते हैं 1494 से लेकर 1502 तक बाबर ने समरकंद पर शासन किया। बाबर ने समरकंद पे शासन किया। बाबर ने समरकंद पर शासन किया। तो हम पढ़ते हैं 1494 से लेकर 1502 तक बाबर ने समरकंद पर शासन किया। अब देखिए ये यहां भी सक्सेसफुल नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि 1502 में एक बैटल लड़ा गया, जिस बैटल का नाम था सर ए पुल का युद्ध, जिसका नाम था सर ए पुल का युद्ध, जिसका नाम था सरे पुल का युद्ध। और ये सरे पुल का युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया था, एक तरफ था सैबानी खान, एक तरफ था सैबानी खान, और एक तरफ था बाबर, एक तरफ था बाबर। यहां पे बाबर को हरा दिया और सैबानी खान की जीत हुई। तो हम पढ़ते हैं सैबानी खान की जीत हुई। अब देखिए आप गौर से,
बाबर के पिता की मृत्यु हुई, बाबर फरगना को हार गया क्योंकि उज्बेकों ने अटैक कर दिया। फिर आया समरकंद पे, तो 1502 तक तो शासन किया, लेकिन 1502 में सरेपुल का युद्ध हुआ, जिस सरेपुल के युद्ध में क्या हुआ, बाबर को हरा दिया गया सरेपुल के युद्ध में सैबानी खान के द्वारा, और बाबर को यहां से भी भगा दिया गया। इसके बाद हम पढ़ते हैं बाबर वहां से भाग के भारत की तरफ भागा, तो बाबर 1504 में बाबर ने काबुल और कंधार पर शासन किया। बाबर ने काबुल और कंधार पर शासन किया, कंधार पे शासन किया। बाबर ने काबुल और कंधार पर शासन किया। हम पढ़ते 1504 में काबुल और कंधार पर शासन किया किसने, बाबर ने। तो ये भी हम बाबर के अंदर पढ़ते हैं। इसके बाद बाबर ने जैसे काबुल और कंधार में शासन किया, तो यहां पे बाबर ने 2 सिक्के इंट्रोड्यूस करवाए, बाबर ने 2 सिक्के चलवाए। और वो 2 सिक्के कौन से थे, काबुल में एक सिक्का चलवाया और कंधार में सिक्का चलवाया। काबुल में जो सिक्के चलवाए, इन सिक्कों का नाम था शाहरुख सिक्के। काबुल में जो सिक्के चलवाए थे, इनका नाम था शाहरुख सिक्के, और जो कंधार में जो सिक्के चलवाए थे, इनका नाम था बाबरी सिक्के। तो हम पढ़ते हैं बाबर ने शाहरुख व बाबरी नामक 2 सिक्के भी चलवाए थे। इसके बाद देखिए आपके दिल्ली पुलिस के एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया था, इसको याद रखोगे। 1507 में बाबर ने अपने आप को एक टाइटल दिया, अपने आप को एक उपाधि दी, और इस उपाधि का नाम था बादशाह। वैसे तो बादशाह उपाधि थी, लेकिन मॉडिफाई होके इसको बादशाह बोला जाता है। तो गौर से देखें, अब तक आपने दिल्ली सल्तनत में ये पढ़ा था सभी राजाओं को, सभी शासकों को सुल्तान कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जितने भी राजा हैं, इन सभी राजाओं को यहाँ पे क्या कहा जाएगा, बादशाह। क्योंकि बाबर ने 1507 के अंदर अपने आप को बादशाह की उपाधि दी, और बाबर ने ये भी घोषणा की आने वाला हर एक शासक क्या करेगा, इसके बाद बाबर की गद्दी पे जो भी राजा बैठेगा वो सभी अपने आप को बादशाह कहेंगे, या फिर सारे के सारे बादशाह कहलाएंगे। इसके बाद हम बाबर को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए इसके बाद हम बाबर में पढ़ते हैं, बात है 1519 की। 1519 में बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण किया। बाबर ने भारत पर पहला अटैक किया। बाबर भारत की तरफ बढ़ चला, और बाबर ने भारत के ऊपर 1519 में पहला अटैक किया। और यह अटैक बाबर ने कहां पर किया था, तो यह अटैक बाबर ने किया था बाजोर और भेरा पर। यह बाजोर और भेरा कहां पड़ता है, सिंध में। तो हम पढ़ते हैं बाबर ने बाजोर और भेरा के अंदर अटैक किया था। इसके बाद हम ये भी पढ़ते हैं बाबर ने, इसके बाद हम ये भी पढ़ते हैं 1520 और 1521 तक बाबर ने भारत में लगभग 3 बार और अटैक किया, 3 बार और अटैक किया। इसका मतलब ये हुआ, और ये अटैक करके बाबर ने भारत के सियालकोट को भी जीत लिया, जो कि कश्मीर के अंदर पड़ता है, लगभग सियालकोट को भी जीत लिया। अब देखिए गौर से मैंने बोर्ड पे क्या लिखा है, मैंने ये इसलिए लिखा है, आपको बचपन से ये पढ़ाया गया है बाबर ने पानीपत के युद्ध में इंडिया को जीत लिया। तो आपके माइंड में ये आएगा क्या बाबर ने पहली बार पानीपत में ही अटैक किया था, बिल्कुल भी नहीं। पानीपत का अटैक तो उसका 4था या 5वां अटैक था, यानी बाबर भारत में और सारे अटैक कर चुका था पहले। तो बाबर का पहला अटैक 1519 में किया था, और ये सिंध के बाजोर और भेरा में अटैक किया गया था। इसके बाद बाबर ने 1520 से 21 में भारत में 3 बार और अटैक कर लिया था, और ये जो 3 बार अटैक करके बाबर ने किसको जीत लिया, कश्मीर के सियालकोट को। अब बाबर ध्यान देगा दिल्ली सल्तनत की तरफ, और दिल्ली सल्तनत पे अटैक करके पानीपत का युद्ध भी लड़ेगा बाबर। तो इसके बाद हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो इसके बाद हम आगे बाबर को कंटिन्यू करते हैं। देखिए तो हम पढ़ते हैं बाबर के अंदर बाबर की आत्मकथा, बाबर की आत्मकथा, बाबर की ऑटोबायोग्राफी। इसके बाद हम करते हैं कंटिन्यू बाबर की आत्मकथा। देखिए जो बाबर की आत्मकथा है, यहां से हमारे एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन बनते हैं। तो बाबर की जो आत्मकथा है, बाबर की आत्मकथा का नाम क्या है, तो बाबर की आत्मकथा का नाम है बाबरनामा। बाबर की आत्मकथा का नाम क्या है, बाबरनामा। अब देखिए बाबर ने अपनी जो आत्मकथा थी ये तुर्की भाषा में लिखी थी। तो हम पढ़ते हैं बाबर ने जो अपनी आत्मकथा थी ये तुर्की भाषा में खुद लिखी थी। तो हम पढ़ते हैं बाबर ने जो अपनी आत्मकथा थी ये तुर्की भाषा में खुद लिखी थी।
बाबर ने जो अपनी आत्मकथा थी ये तुर्की भाषा में खुद लिखी थी। तो हम पढ़ते हैं बाबर की जो आत्मकथा थी, ऑटोबायोग्राफी थी, इसका नाम था बाबरनामा और ये बाबर ने खुद लिखी थी। अब देखिए यहां से आपके एग्जाम के लिए क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन ये आता है बाबर ने तो खुद लिख दी लेकिन इसको पूरा करने का काम किसने किया था। तो हम पढ़ते हैं इसकी आत्मकथा को पूरा करने का काम, बाबर की आत्मकथा को पूरा करने का काम, पूरा करने का काम किसने किया था, पाइंदा खां ने। बाबर की आत्मकथा को पूरा करने का जो काम था वो पाइंदा खां ने, यानी कि बाबर के मरने के बाद इस आत्मकथा को पूरा किसने किया था, पाइंदा खां ने। एक क्वेश्चन और बनता है यहां से और ये बनता है इसका फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था। तो गौर से देखिए जो बाबरनामा है इसका फारसी में अनुवाद, क्योंकि बाबर ने तो तुर्की लैंग्वेज में लिखी थी, इसका फारसी के अंदर जो ट्रांसलेट था, फारसी भाषा के अंदर जो अनुवाद था, ये अनुवाद किसने किया था इसका फारसी भाषा में, अब्दुल रहीम खाने खाना ने। ये किया था अब्दुल रहीम खाने खाना ने। और अब्दुल रहीम खाने खाना ने कब किया था, 1590 में, अकबर के समय में। तो गौर से देखिए आत्मकथा से 3 क्वेश्चन बन गए हैं। आत्मकथा का नाम बाबरनामा है, किस भाषा में लिखी, तुर्की भाषा में, अकबर ने खुद लिखी, पूरी की पाइंदा खां ने। और फारसी में अनुवाद किसने करके दिया है इसका, फारसी ने अनुवाद किया है अब्दुल रहीम खाने खाना ने। और कब किया है, 1590 में। और इसका एक नाम और है और वो नाम क्या है, तो ये देख लीजिए, इसका जो दूसरा नाम है वो हम इसको तुजुक ए बाबरी भी बोलते हैं। इसका एक नाम और है, इसी को तुजुक ए बाबरी बोला जाता है, इसी को तुजुक ए बाबरी बोला जाता है। तो ये भी हम इसी में पढ़ते हैं। अब हमें बाबर की आत्मकथा से किन किन बातों का पता चलता है, आपको बस ये क्वेश्चन ध्यान में रखने हैं। तो देखिए हमें बाबर की आत्मकथा से किन किन बातों का पता चलता है वो देखिए। तो हमें बाबर की आत्मकथा से नंबर 1, बाबर ने अपनी आत्मकथा में कोहिनूर हीरे का रेट लिखा है। बाबर ने अपनी आत्मकथा में कोहिनूर हीरे का रेट लिखा है। और ये रेट किसने लिखा है, बाबर ने लिखा है। इस हीरे के बदले पूरे संसार को, बाबर ने ये कहा है अगर इस हीरे के बदले पूरे संसार को, इस हीरे के बदले पूरे संसार को एक दिन का, पूरे संसार को एक दिन का भरपेट खाना खिलाया जा सकता है, भरपेट खाना खिलाया जा सकता है, पूरे संसार को एक दिन का भरपेट खाना खिलाया जा सकता है, ये बाबर ने लिखा। इसके बाद बाबर ने इसी आत्मकथा में भारत का सबसे शक्तिशाली शासक, भारत का सबसे शक्तिशाली शासक, बाबर ने अपनी आत्मकथा में भारत का सबसे शक्तिशाली जो राजा है वो कृष्ण देव राय को बताया है, सबसे शक्तिशाली शासक कृष्ण देव राय को बताया है। तो बाबर ने अपनी आत्मकथा में भारत का सबसे शक्तिशाली जो शासक है वो कृष्ण देव राय को बताया है। अब आप ये कहोगे कि सर बाबर ने अपने आप को शक्तिशाली क्यों नहीं बताया, उसने कृष्ण देव राय को सबसे ज्यादा शक्तिशाली क्यों कहा है। तो इसके पीछे का रीजन क्या है वो देखिए। तो आपसे क्वेश्चन अगर ये पूछ लिया जाए, भारत में, मैं इसको नोट में लिख देता हूं स्पेसिफिक, भारत में सबसे पहले तोप लेके आने वाला, भारत में सबसे पहले या सर्वप्रथम तोप लेके आने वाला, तो आप याद रखोगे भारत में पहली बार तोप लेके कौन आया था, कृष्ण देव राय। तो आप याद रखोगे भारत में सबसे पहले तोप लेके आया था कृष्ण देव राय ईरान से। लेकिन क्वेश्चन पूछ लिया जाए भारत में सबसे पहले तोप का प्रयोग किसने किया था, तो भारत में सबसे पहले तोपों का प्रयोग किसने किया था, बाबर ने। 2 क्वेश्चन हैं, लेके आने वाला कृष्ण देव राय और तोपों का प्रयोग करने वाला कौन था, बाबर था। इसके बाद हम पढ़ते हैं बाबर ने अपनी सातम कथा में अपने द्वारा लड़े गए युद्धों का वर्णन किया था। तो हम पढ़ते हैं बाबर ने अपने द्वारा लड़े गए युद्धों का वर्णन किया था, वो भी देख लेते हैं। तो इससे पहले मैं एक बार ये लिख देता हूं, ये भी लिख देता हूं, भारत में तोपों का प्रयोग करने वाला, भारत में तोपों का प्रयोग करने वाला कौन था, बाबर था। तो याद रखें लेके आया था कृष्ण देव राय, लेकिन तोपों का प्रयोग किसने किया था, बाबर ने। बाबर ने अपनी आत्मकथा में एक लाइन और लिखी है, यह भी आपको याद रखनी है।
बाबर ने अपनी आत्मकथा के अंदर लाइन ये लिखी है, क्या बाबर ने ज्यामितीय आधार पर, इस लाइन को थोड़ा सा अच्छे से समझ लीजिए, ज्यामितीय आधार पर बाग बनाने की प्रथा का जिक्र किया है, बाग बनाने की प्रथा का जिक्र किया है। तो हम पढ़ते हैं बाग बनाने की प्रथा का उल्लेख किया है। अब आप ये कहोगे सर ये ज्यामितीय आधार क्या है, ज्योमेट्रिकली बेस क्या है? तो बाबर ने अपनी आत्मकथा में एक नापे तोले बाग बनाने का जिक्र किया है। ऐसा बाग पहली बार कब बना था? तो हम पढ़ते हैं ऐसा बाग पहली बार, देखिए बाबर ने सिर्फ जिक्र किया है, लेकिन ऐसा जो बाग है वो पहली बार अकबर के समय में बना था, पहली बार अकबर ने बनवाया था। और इस बाग का नाम क्या है? आराम बाग। ये अकबर ने बनवाया था आराम बाग, और ये कहां पे पड़ता है? आगरा में। और इस प्रकार के बागों को नाम क्या दिया जाता है? चार बाग। इस प्रकार के बागों को नाम दिया जाता है चार बाग। तो देखिए मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं। बाबर ने ये कहा था अगर कोई भी बाग बनाना पड़ जाए तो वो बाग इस प्रकार एक आयताकार खेत लिया जाएगा नापा तोला, और उसके अंदर क्या होगी? चारों तरफ ऐसे नहरें बनाई जाएंगी, ऐसे इस प्रकार ऐसे नहरें बनाई जाएंगी, और इसमें चार बाग होंगे, ऐसे यहां पर चार बाग बना दिए जाएंगे। अगर यहां पे कोई मोन्यूमेंट्स, कोई स्मारक बनानी पड़े तो वो स्मारक यहां बीचों बीच बनाई जाएगी। तो बाबर ने ये कहा था, देखिए मैंने लिखा अपनी आत्मकथा में ज्यामिति यानी कि ज्योमेट्रिकली बेस पे एक नापा तोला बाग बनाया जाएगा। बाबर ने सिर्फ उल्लेख किया, लेकिन बाबर बना नहीं पाया था। इस प्रकार का जो पहला बाग था वो किसने बनाया था? अकबर ने बनाया था। और इस बाग का नाम क्या है? आराम बाग, जो कि आगरा में बनाया था। और इस प्रकार के बागों को क्या कहा जाता है? चार बाग बोला जाता है इस प्रकार के बागों को। तो ये भी हमें कहां से पता चला है? बाबर की आत्मकथा से। इसके बाद हम पढ़ते हैं बाबर ने अपनी आत्मकथा में अपने द्वारा लड़े गए युद्ध का वर्णन किया है, युद्धों का वर्णन किया है। तो बाबर के युद्धों का वर्णन लिख देते हैं हम यहां पे, बाबर के द्वारा लड़े गए युद्ध। तो बाबर ने अपने जितने भी युद्ध लड़े थे उन सभी युद्धों के बारे में लिखा है। मैं एक एक करके सारे के सारे युद्ध लिख देता हूं। तो देखिए पहला युद्ध बाबर ने कौन सा लड़ा था? पानीपत का युद्ध, पानीपत का युद्ध, ये भी आप याद रखोगे। तो बाबर के द्वारा बाबर ने पानीपत का युद्ध लड़ा था। और जो ये पानीपत का युद्ध है ये कब लड़ा गया था? तो इसकी जो डेट है वो है 21 अप्रैल 1526। तो पानीपत का जो युद्ध है वो 21 अप्रैल 1526 को लड़ा गया था। और ये युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया था? तो हम पढ़ते हैं जो पानीपत का युद्ध है ये लड़ा गया था, आपको बताया था, इब्राहिम लोदी के बीच में। और दूसरी तरफ इस युद्ध में कौन थे? बाबर। और इसमें जीत किसकी हुई थी? बाबर की। हार किसकी हुई थी? इब्राहिम लोदी की हुई थी। अब देखिए जो ये पानीपत का युद्ध है यहां से एग्जाम में क्या 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 क्वेश्चन बनते हैं। तो फर्स्ट ऑफ क्वेश्चन आपको यहां पे याद रखना है, पानीपत के युद्ध में बाबर के दो तोपची थे। इस युद्ध में बाबर का जो साथ दिया था, बाबर के दो तोपचियों ने साथ दिया था। और वो दो तोपची कौन कौन थे? एक का नाम था मुस्तफा, एक का नाम था मुस्तफा, और एक का नाम था उस्ताद अली। एक का नाम था मुस्तफा और एक का नाम था उस्ताद अली। तो देखिए पानीपत के युद्ध में पहली बार भारत में तोपों का प्रयोग हुआ। पानीपत के युद्ध में बाबर के दो तोपची थे, तोप चलाने वाले, मुस्तफा और उस्ताद अली। इनकी बदौलत बाबर ने ये युद्ध जीता। और बाबर ने कुछ विश्वासघात किया था जिसकी वजह से ये युद्ध जीता था। बस आपको यही याद रखना है एज पर HSS, इससे ज्यादा डीप याद नहीं रखना। तो आप याद रखोगे पानीपत का युद्ध। हाँ ये याद रख लेना, इस युद्ध के बाद बाबर ने पानीपत के अंदर काबुली बाग मस्जिद का निर्माण करवाया था। ये आपके हरियाणा जीके के लिए भी बेस्ट है, HSSC के एग्जाम के लिए। बाबर ने काबुली बाग मस्जिद का निर्माण करवाया। और ये मस्जिद बाबर ने कहां बनवाई थी? ये मस्जिद बाबर ने पानीपत में बनवाई थी। इसके बाद करते हैं बाबर के नेक्स्ट युद्ध। तो देखिए इसके बाद जो नेक्स्ट अगला जो युद्ध था, बाबर ने अगला युद्ध लड़ा था खानवा का युद्ध। तो हम पढ़ते हैं नेक्स्ट जो बैटल था वो था खानवा का युद्ध। अब जो खानवा का युद्ध है ये कब लड़ा गया था? तो हम पढ़ते हैं बाबर ने खानवा का युद्ध 16 मार्च 1527 को लड़ा था।
बाबर ने ये युद्ध 16 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध लड़ा। और ये खानवा का युद्ध किस किस के बीच हुआ था, तो हम पढ़ते हैं ये युद्ध हुआ था, एक तरफ राणा सांगा था, एक तरफ राणा सांगा और एक तरफ था इस युद्ध में बाबर। बाबर की जीत हुई, राणा सांगा की इस युद्ध के अंदर हार हुई थी। तो ये भी हम यहीं पे पढ़ते हैं। इसके बाद बाबर ने अगला जो युद्ध था वो कौन सा लड़ा था, चंदेरी का युद्ध। बाबर ने अगला जो युद्ध था वो कौन सा लड़ा था, चंदेरी का युद्ध। और जो ये चंदेरी का युद्ध था ये कब लड़ा गया था बाबर के द्वारा, 29 जनवरी 1528 को, 29 जनवरी 1528 को। और ये युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया था, तो ये युद्ध लड़ा गया था, एक तरफ बाबर था और दूसरी तरफ मेदिनी राय था। इस युद्ध के अंदर मेदिनी राय की हार हुई थी और बाबर की जीत हुई थी। ये युद्ध भी बाबर ने लड़ा था। इसके बाद अगला जो युद्ध था वो युद्ध कौन सा था, बैटल ऑफ घाघरा, घाघरा का युद्ध। और जो ये घाघरा का युद्ध था ये भी किस किस के बीच लड़ा गया था, एक तरफ बाबर थे, एक तरफ महमूद लोदी था, जो इब्राहिम लोदी का चचेरा भाई था, या काफ़ी सारी बुकों में इसी को अफगानी सेना बोला जाता है। अफगानी सेना के बीच में लड़ा गया था। इसमें अफगानी सेना की हार हुई थी और बाबर की जीत हुई थी। बाबर ने ये युद्ध भी जीत लिया था। तो ये हम पढ़ते हैं बाबर के बारे में। इसके बाद देखिए बाबर से आने वाले एक दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख देता हूं मैं। बाबर ने अलीगढ़ के अंदर एक पीर खाना मस्जिद का निर्माण करवाया था। अलीगढ़ में बाबर ने पीर खाना मस्जिद का निर्माण करवाया था, पीर खाना मस्जिद का निर्माण करवाया था। और बाबर से आने वाला एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूं जो काफी बार आपने न्यूज में सुना होगा, तो इसको मैं स्पेसिफिक नोट में लिख देता हूं। तो देखिए नोट में लिख देता हूं मैं एक क्वेश्चन। बात है 1528 की। बाबर का एक सेनापति था, तो हम पढ़ते हैं बाबर का एक सेनापति था, जिस सेनापति का नाम था मीर बागी खान, जिस सेनापति का नाम था मीर बागी खान। इस मीर बागी खान ने क्या किया था, इसने अयोध्या में, इसने यूपी के अयोध्या में, इसने यूपी के अयोध्या में राम मंदिर को तुड़वा दिया। इसने यूपी के अयोध्या में राम मंदिर को नष्ट करवा के बाबरी मस्जिद बनवा दी। इसने राम मंदिर को नष्ट करवा के बाबरी मस्जिद का निर्माण करवा दिया, बाबरी मस्जिद का निर्माण करवा दिया। तो हम पढ़ते हैं, देखिए मैं आपको बता दूं, आपने ये पढ़ा होगा या कभी ये सुना होगा राम मंदिर के बारे में, तो आज गौर से सुन लीजिए। बात है 1528 की। बाबर का एक सेनापति था जिसका नाम था मीर बागी खान। उसने क्या किया, अयोध्या में राम मंदिर को तुड़वा दिया और बाबर के नाम पे बाबरी मस्जिद का निर्माण करवा दिया। अब देखिए बाबरी मस्जिद का निर्माण करवा दिया, लेकिन उस समय किसी हिंदू ने आवाज़ नहीं उठाई क्योंकि भारत में मुस्लिम रूल था, मुस्लिम शासन था। लेकिन आज़ादी के बाद फिर से बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया और राम मंदिर की गुहार लगाई गई और आज प्रेजेंट में वहाँ पे राम मंदिर ही बनेगा। तो ये बाबर से आने वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। इसके बाद ये बताया जाता है बाबर और युद्ध लड़ पाता 1530 के अंदर। बाबर की डेथ हो गई, बाबर मर गया या बाबर मारा गया। बाबर के चारों बेटों में से बाबर का बड़ा बेटा जो हुमायूं था वही अगला शासक बना था, वही अगला बादशाह बना था। तो बाबर से आने वाले जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आज की क्लास को यहीं स्थगित करते हैं। आज के लिए आप सभी का धन्यवाद पढ़ने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर जिसमें हम हुमायूं को या नेक्स्ट बादशाह को पढ़ने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहिए। एग्जाम नियर बाई आ चुके हैं आपके। धन्यवाद।